नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट से ईडी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पीएमएलए से जुड़े एक मामले में अहम फैसला दिया। अदालत ने कहा कि पीएमएलए में भी लोक सेवकों यानी पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए वहां की सरकार की परमिशन लेनी होगी। कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सीआरपीसी की धारा 197(1) के तहत प्रावधान है कि सरकारी अधिकारियों और जजों के खिलाफ केस चलाने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होती है। ये प्रावधान अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए में भी लागू होता है। दरअसल आंध्र प्रदेश के नौकरशाह विभू प्रसाद आचार्य के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए थे, जिसे 2019 में तेलंगाना हाई कोर्ट ने बिना सरकार की मंजूरी के केस चलाए जाने को लेकर खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जहां बुधवार को जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एजे मसीह की बेंच ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए का केस चलाने से पहले सरकार की मंजूरी लेने का प्रावधान ईमानदार और निष्ठावान अधिकारियों की रक्षा के लिए है। हालांकि ईडी कहती है कि पीएमएलए एक स्पेशल एक्ट है, इस मामले में किसी भी मंजूरी की जरूरत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरा खेल पलट दिया है। अब कहा जा रहा है कि जस्टिस ओका और जस्टिस मसीह के इस फैसले के दूर तक नतीजे होंगे। ईडी द्वारा दायर सभी चार्जशीट अभियोजन मंजूरी यानी प्रोसिक्यूशन सैंक्शंस के बिना हैं और कई मामलों में ट्रायल कोर्ट ने उन चार्जशीट पर संज्ञान लिया है और अब पीएमएलए के तहत हर आरोपी कॉग्निजेंस के आदेश को चुनौती देगा। और क्या अब विपक्ष शासित राज्य मंजूरी देंगे? लोगों का कहना है ये देखकर खुशी हुई है कि हाल में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जवाबदेह ठहराया है और केंद्रीय एजेंसी को कानून का पालन करने के लिए मजबूर किया है। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। यह एफआईआर कोलकाता के पुलिस थानों में दर्ज हुई हैं। मामला भाजपा सदस्यता अभियान के दौरान हुए एक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। बीएनएस की धारा 192 और 196 के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मिथुन पर आरोप है कि उन्होंने रैली के दौरान जो भाषण दिए थे वो भड़काऊ हैं और इससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है। बता दें, बीती 27 अक्टूबर को सॉल्ट लेक इलाके में बीजेपी के सदस्यता अभियान से जुड़ा एक कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। अमित शाह के सामने बोलते हुए मिथुन बोले थे कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अमित शाह के सामने बोलते हुए मिथुन को ज्यादा खुल गए। उन्होंने टीएमसी नेता हुमायूं कबीर के लोकसभा में दिए गए बयान का जिक्र किया और उनके बयान के जिक्र के बाद कहा कि यहाँ की 70% मुस्लिम आबादी है और 30% हिंदू। अगर तुम भागीरथी नदी में फेंकोगे तो एक दिन हम भी तुम्हें फेंकेंगे, लेकिन भागीरथी नदी में नहीं, क्योंकि वो हमारी माँ है और हम तुम्हें दूसरी ओर दफना देंगे। कनाडा के टोरंटो में भारतीय उच्चायोग ने पहले से निर्धारित अपने कुछ कैंपों को रद्द करने का फैसला किया है। भारतीय उच्चायोग के मुताबिक भारतीय कैंपों के आयोजन को मिनिमम सुरक्षा देने में मनाही होने के बाद हमने कुछ शिविरों को रद्द करने का फैसला किया। बता दें, भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में लंबे वक्त से तनाव जारी है। हाल ही में कनाडा के हिंदू मंदिर पर हमले की खबर भी आई थी। इसके बाद तनाव और बढ़ गया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज्य विधानसभा चुनावों के लिए वचननामा जारी किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने अभी शिवसेना की ओर से महाविकास आघाड़ी की सरकार आने के बाद हम क्या क्या करेंगे, जनता की सेवा हम कैसे करेंगे, उसके लिए वचननामा जनता के सामने रखा है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कई वादे पूरे किए हैं और आज भी हमने जो वादे किए हैं वो सरकार बनने पर पूरे किए जाएंगे। ठाकरे ने कहा कि हमने बुधवार को एमवीए की 5 गारंटियों के बारे में बताया था। आज हम अपनी घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। हमने जो 5 गारंटी बताई थी उनमें हम कुछ और योजनाएं इस घोषणा पत्र में जोड़ रहे हैं। हम जल्द ही एमवीए का विस्तृत घोषणा पत्र भी लॉन्च करेंगे। गुरुवार की सुबह भी जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। विधानसभा में इंजीनियर रशीद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद ने अनुच्छेद 370 के समर्थन वाले बैनर दिखाए, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। धक्का मुक्की हुई, हाथापाई की बातें तक कही जा रही हैं। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने 370 के समर्थन वाले बैनर दिखाए जाने पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। इस हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा है कि अगर हिम्मत है तो सामने से लड़ो, कायर की तरह पीछे से वार क्यों।
उन्होंने एक समाचार की हेडलाइन भी पोस्ट की है। इसमें दावा किया गया है कि उनकी छवि को खराब करने के लिए बहुत पैसे खर्च किए गए। सोरेन ने कहा कि कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी कोई एजेंसी, कभी कोई और मेरी छवि खराब करने के लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। स्थिति अजीब है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण और जहरीली होती हवा के गंभीर एक मुद्दा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी लगातार नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार और राज्य दोनों ही सरकारों को फटकार लगाता रहा है। अब केंद्र सरकार ने पराली जलाने वालों पर सख्त एक्शन लेते हुए जुर्माने को दोगुना कर दिया है। अब अगर 5 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन पर कोई भी पराली जलाता पाया गया तो उस पर 30,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीते ट्रंप से बात की और उन्हें उनकी शानदार जीत पर बधाई दी तो ट्रंप ने भी मोदी की तारीफ की। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी भरी दोस्ती देखने को मिली और ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया मोदी को प्यार करती है और उन्होंने भारत को एक शानदार देश और प्रधानमंत्री को एक शानदार इंसान भी बताया। बता दें, ट्रंप चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। कमला हैरिस ने चुनाव में हार मान ली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वो लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ना जारी रखें। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के हाथों अपनी हार के बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपने भाषण में कमला हैरिस ने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा कि सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण होगा। कमला ने अपने भाषण में कहा कि इससे पहले मैंने ट्रंप के साथ बात की और उन्हें उनकी जीत के लिए बधाई दी। मैंने उन्हें यह भी बताया कि हम उनके और उनकी टीम को उनके हस्तांतरण में मदद करेंगे और हम सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण में जुटेंगे। समझा जाता है कि हम कमला हैरिस का शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की बात करना एक तरह से ट्रंप पर तंज भी है, क्योंकि पिछली बार 2020 में जब ट्रंप चुनाव हार गए थे तो उन्होंने हार स्वीकार नहीं की थी और बाद में कैपिटल हिल बिल्डिंग हिंसा हुई थी। ट्रंप के आने के बाद भारत में एक वर्ग खुश है, हालांकि वो ये भूल जाता है कि ट्रंप के कारण भारत और भारतीयों को परेशानी होने वाली है। इमिग्रेशन नीति से लेकर टैरिफ जैसी नीतियां भारत को परेशान करेंगी। इसको आप सत्य हिंदी के वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं और कल के बुलेटिन में भी देख सकते हैं। आज हम बात चीन की करते हैं कि अमेरिका अब अपनी विदेश नीति में चीन को लेकर क्या रुख अपनाएगा। बता दें, जब ट्रंप सत्ता में थे तो उन्होंने चीन को अपना रणनीतिक प्रतिस्पर्धी करार देते हुए उससे होने वाले कुछ आयातों पर टैरिफ लगा दिया था। उस वक्त चीन ने भी जैसे को तैसा नीति अपनाते हुए अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगा दिया था। हालांकि बाद में दोनों देशों के बीच इस तनाव को कम करने की भी कोशिशें हुई, लेकिन कोविड संकट ने इन्हें नाकाम कर दिया। बाद में रिश्ते और खराब हो गए जब ट्रंप ने कोविड को चीनी वायरस करार दिया। बाइडेन प्रशासन ने भले ही चीन के प्रति अधिक जिम्मेदारी भरी नीति अपनाने का दावा किया, लेकिन सच तो यही है कि उसने ट्रंप के शासन में चीन से होने वाले आयात पर लगाए गए कुछ टैरिफ ज्यों के त्यों रहने दिए। बता दें, ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक साथ ब्रिलियंट और खतरनाक कहकर तारीफ की थी। लगभग 1 अरब 40 करोड़ से अधिक आबादी के देश पर शी जिनपिंग जिस कड़ाई से शासन करते हैं, ट्रंप उससे प्रशंसा की निगाह से देखते हैं। ट्रंप के विरोधियों को इसमें उनके तानाशाह रवैये की झलक दिखती है। ट्रंप एक और अहम बदलाव कर सकते हैं। चीन को रोकने के लिए बाइडेन प्रशासन चीन के पड़ोसी देशों के साथ मजबूत सुरक्षा संबंध बनाने की नीति का समर्थक है, लेकिन ट्रंप इस नीति से पीछे हट सकते हैं। अमेरिका ताइवान को सैन्य सहायता देता रहा है, चीन ताइवान पर अपना दावा करता रहा है। उसका कहना है कि ताइवान उसका ही हिस्सा है और एक दिन वो उसे खुद में मिलाकर रहेगा। वहीं इस साल अक्टूबर महीने में ट्रंप ने कहा था कि अगर व्हाइट हाउस में उनकी वापसी हुई तो वो ताइवान की नाकेबंदी खत्म करने के लिए चीन के खिलाफ फौजी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि शी जिनपिंग जानते हैं कि मैं पागल हूं, मैं इतना टैरिफ लगाऊंगा कि चीनी आयात बुरी तरह लड़खड़ा जाएगा। ट्रंप की जीत पर चीन के विदेश मंत्रालय ने बधाई दी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से बुधवार को एक पोस्ट करते हुए लिखा, हम अमेरिकी जनता के चुनाव का सम्मान करते हैं और ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई देते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका को लेकर चीन की जो नीति है वो आगे भी जारी रहेगी। हम आपसी सम्मान, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और दोनों देशों के फायदे के सिद्धांतों के तहत अपने द्विपक्षीय संबंधों को आगे भी जारी रखेंगे। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद ईरान ने भी बयान दिया है। ईरानी सरकार के प्रवक्ता फतेह मोहजेरानी ने ट्रंप की जीत के ईरान पर पड़ने वाले प्रभाव को खारिज कर दिया।
ईरानी सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हमारे लिए मायने नहीं रखते। अमेरिका और ईरान में सरकारें बदलने से बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। व्हाइट हाउस में कोई भी बैठे, इससे हमारे लोगों के जीवन में कोई असर नहीं पड़ेगा। बता दें, साल 2016 में ट्रंप ने अपने एक पहले कार्यकाल में अमेरिका के साथ ईरान की न्यूक्लियर डील को खत्म कर दिया था। ईरान और अमेरिका के बीच ये डील। वहीं न्यूज एजेंसी एपी के साथ बातचीत में तेहरान के एक छात्र ने ट्रंप की जीत पर कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ट्रंप ईरान पर लगे प्रतिबंधों को और बढ़ाएंगे। जो चीजें हमारे पक्ष में नहीं है वो और भी बदतर होंगी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।